उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम समझा रहे हैं। तो हम समझा रहे हैं तो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि कैसे समझ में नहीं आएगा। कोशिश यही रहेगी कि समझ में आ जाए। टॉपिक है गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध। यही ना टॉपिक है जी। थोड़ा इसको गाढ़ा कर देते हैं ताकि वीडियो में अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है। अब जो है हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे और प्रमाणित करने के क्रम में हम देखेंगे कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा ये प्रमाणित हो जाए, दर्पण सूत्र हमें प्राप्त हो जाए, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के बीच में संबंध मिल जाए। तो इस चित्र में क्या है कि इस चित्र में जो x और y है वो एक अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण में दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जब कभी भी खोखले गोलीय दर्पण को काट करके और उसके एक सतह पर कलई कर दिया जाता है तो दर्पणों का निर्माण हो जाता है। अब एक सतह पर कलई किया जाता है तो अलग अलग दर्पणों का निर्माण होता है। मतलब अगर बाह्य सतह पर कलई कर देंगे तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा और आंतरिक सतह पर कलई कर देंगे तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा। दूसरे तरीके से परिभाषित किया जाता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं और जिस सतह का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप जिस तरीके से याद कर लो, हम तो ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह जो है वो कलई किया गया रहता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। नहीं बोल सकते हैं, जरूरी है हम यही बोलेंगे कि अवतल दर्पण में जो है वह परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। इसी मतलब एक ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। हम तो ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उसके उभरे हुए सतह को क्या किया गया रहता है, कलई किया गया रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये जो एक्स वाई है वह एक अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव P है और इसका मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है और ये प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष वास्तविक उल्टा है। क्या है, उल्टा है और छोटा है। यही चीज लिखेंगे माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव कितना है, जिसका ध्रुव P है। अब ध्यान देना, इसका ध्रुव कितना है, P है। तथा दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है जी, दर्पण का मुख्य अक्ष, तो दर्पण का मुख्य अक्ष है एक्स एक्स डैश। तो दर्पण का मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश है और इसी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी गई है, ए बी। तो लिखेंगे इसी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी गई है, जिससे निकलने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तित होकर के जब एक दूसरे को काटती हैं तो उस स्थिति में क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। या लिख सकते हैं कि ये भी वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। अब ध्यान देना, अब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है तो ये सीधा है कि उल्टा है, उल्टा है। तो लिखेंगे कि जो कि वास्तविक क्या है, उल्टा है, जो कि वास्तविक क्या है, उल्टा है। अब ध्यान देना, अगर हमने एक वस्तु रखा ए बी मुख्य अक्ष पर अवतल दर्पण के तो उसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश जो वास्तविक उल्टा है। और इस स्थिति में हमें क्या करना है, तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस की दूरी के बीच संबंध बताना है। और जब कभी भी अगर एक ऐसा व्यंजक हम प्राप्त करें जिसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी के बीच संबंध हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे दर्पण सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण सूत्र। संबंध बताएगा अगर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के बीच में तो उसे क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र होता कितना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस चित्र में जो है वो देखेंगे कि
कौन कौन से त्रिभुजों के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो चित्र से अगर हम त्रिभुज लें तो क्या ले सकते हैं, त्रिभुज लेंगे BAC, क्या लेंगे, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज CA'B' में क्या होगा। तो यहाँ देखा जाए ये जो कोण C है ACB और ये B' और A', तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण B', कोण B', इसके बाद कोण BAC 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे कोण BAC, तो लिख दिए BAC और बराबर यहाँ देखा जाए B', और C, तो ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। ये बराबर कैसे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखेंगे इसलिए AA समरूपता से, इसलिए AA समरूपता से, एंगल समरूपता से, तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज CA' और B'। तो इस स्थिति में जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजा क्या है, AB, तो हम लिखेंगे AB, और ये अगर लंब है तो यहाँ का लंब क्या है, A', तो लिखेंगे A', बराबर किसके होगा, तो ये है AC और ये है A', आधार है ना जी। BAC के लिए आधार का काम AC कर रहा है और B', के लिए आधार का काम क्या कर रहा है, A', कर रहा है। तो अब यही हम लोग अनुपात, स्टार्ट कर दो इन्वर्टर, यही अब हम लोग अनुपात निकाल देंगे। तो अभी हमने क्या किया, AB बटा में A', तो अब हम करेंगे AC बटा में A', तो ये हो जाएगा AC बटा में A', और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अभी तो ये हमने एक संबंध प्राप्त किया, अभी दूसरा संबंध बाकी है। तो दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध हम निकालेंगे FA', तथा MNF में। किस में निकालेंगे, FA', MNF में। अब त्रिभुज का जिक्र हो रहा है तो आप सोच सकते हो सर B', F और A' नहीं लिख सकते हैं। नहीं, समकोण त्रिभुज जब होता है तो उस स्थिति में उसका 90 डिग्री वाला कोण बीच में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। इसीलिए A' को हमेशा बीच में रखेंगे, N को हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो लिखेंगे पुनः, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे जी, तो त्रिभुज FA', पुनः त्रिभुज FA', तथा त्रिभुज MNF में। हो गया ना। अब इसमें देखा जाए तो ये F और ये F दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखेंगे MFN, कोण MFN, और बराबर क्या हो जाएगा, B', होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों बराबर हो गया तो कैसे बराबर हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से। दूसरा, अब ये कोण 90 डिग्री, तो ये भी कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे B', कोण B', बराबर FNM, या लिखेंगे MNF। अब ये भी AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं हुआ। तो लिखेंगे इसलिए AA समरूपता से, तो AA समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज F, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज FA', समरूप होगा त्रिभुज MNF के, होगा कि नहीं होगा। तो त्रिभुज क्या आ गया, समरूप आ गया। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाओं में क्या है, तो संगत भुजाओं में लिखेंगे यही ना जी, MN और A'। तो लिखेंगे MN और बटे में A', बराबर NF बटे में A',
एन एफ और बटे में ए डैश एफ। अब देखा जाए क्या ये एम एन जो है वह ए बी के बराबर है, क्योंकि ए बी वस्तु से ही निकलने वाली प्रकाशीय किरण आई है और परावर्तित होकर के कहाँ चली गई है, मुख्य फोकस से होते हुए चली गई है। तो ये जो एम एन है वह किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो लिखेंगे कि चूंकि एम एन बराबर ए बी, चूंकि एम एन बराबर ए बी, इसलिए अब एम एन के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी और बटे में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ है ना जी। तो एन एफ है तो अब ये क्या हो जाएगा, एन एफ और बटे में ए डैश एफ। अब इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। क्यों मानेंगे, समीकरण 1 देखते हैं तो एल एच एस में ए बी बटा में ए डैश बी डैश, समीकरण 2 देखते हैं तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश। तो जब एल एच एस और एल एच एस बराबर आ गया, इसी वजह से इसको समीकरण 2 मान लिए कि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और किससे, 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा ए सी बटा में ए डैश सी बराबर एन एफ बटा में ए डैश एफ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चूंकि n जो है वह ध्रुव P के अत्यंत निकट है तो लिखेंगे कि चूंकि n ध्रुव P के अत्यंत निकट है, तो अत्यंत निकट है तो उसका उपाय है ना जी, एन एफ है तो क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसलिए उपरोक्त पद में, तो उपरोक्त पद में क्या होगा, तो हो जाएगा ए सी बटे में ए डैश सी और बराबर एन एफ के जगह पर पी एफ और बटे में ए डैश एफ। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, यही ना है, ये है ए और ये है सी। तो ए और सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी या पी ए माइनस पी सी कर देंगे तो नहीं आ जाएगा ए सी। तो क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी। तो लिखेंगे पी ए माइनस पी सी ए डैश सी, तो यही ना है ए डैश सी। तो इसको क्या करेंगे, पी सी माइनस पी ए डैश, तो ये हो जाएगा पी सी माइनस पी ए डैश। देखो यहाँ से यहाँ तक पी सी ले लिए, अब पी ए डैश को घटा देंगे तो ए डैश सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पी से लेकर के ए तक का मान लेंगे और पी सी को घटा देंगे तो ए सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये मान कहाँ से आया, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और ये मान है पी एफ। तो पी एफ तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, तो ये हो गया पी एफ। अब बात करते हैं ए डैश एफ की, तो यही ना है ए डैश और ये है एफ। तो ए डैश एफ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान ले लेंगे, हमको लिखना है ए डैश एफ। तो अब क्या करेंगे, पी ए डैश, अब पी एफ को क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा ए डैश एफ। तो अब लिखेंगे पी ए डैश, तो ये हो गया पी ए डैश और माइनस पी एफ, तो ये हो गया पी एफ। कोई दिक्कत। अब देखो, अब चिन्ह परिपाटी से मान रखना स्टार्ट करेंगे, चिन्ह परिपाटी से। ये इतना ही जल्दी कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इसमें 10 क्लास का पहले क्या लगेगा, समरूपता का नियम लगेगा, और 10 क्लास के समरूपता के नियम के बाद क्या लगेगा, तो 10 क्लास के समरूपता के नियम के बाद इसमें अब ये जो चिन्ह परिपाटी का पद रखा जा रहा है वो लगेगा, बाकी तो नॉर्मल ही है। अब जैसे ही चिन्ह परिपाटी का पद वाला सब स्टेप रख देंगे, संकेत रख देंगे कि पीसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, पी ए वस्तु की दूरी हो गई, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी हो गई, तो अब इसके बाद इसको हल करना है, तब जा करके मिलेगा दर्पण सूत्र। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन स्टेप वाइज देखोगे तो 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप, त्रिभुज को समरूप कीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। दूसरा स्टेप, चिन्ह परिपाटी से इसका मान रखिए। और तीसरा स्टेप, जब मान रखते हैं तो उसको क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो हमारे लिए तो ये 3 स्टेप में है, वो हम बता भी रहे हैं। इसको ऐसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो कभी भी सॉल्व होगा ही नहीं। मतलब ये समझो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसको 10 बार 20 बार अगर हल करोगे तब ना समझ में आएगा। तो जो भी बड़ा टॉपिक होता है उसको हम खुद ही डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये समरूपता को हम एक पार्ट में मानते हैं कि ये एक पार्ट है, तो समरूप कर दिए, तो अब दूसरा टारगेट हमारा यही रहता है कि अब हम चिन्ह परिपाटी से उसका क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अब यहाँ चिन्ह परिपाटी से जैसे ही मान रख देंगे ना, तो तीसरा हमारा टारगेट रहेगा कि चिन्ह परिपाटी वाला मान रख दिए तो अब उसको क्या कर दें, हल कर दें। अब हल करने का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग जो रहेगा, जैसा जरूरत होगा वैसा काम करेंगे और उसके बाद दर्पण सूत्र अपने आप आ जाएगा। तो अगर बेसिकली कहा जाए तो 2 ही स्टेप याद करना है भाई। चिन्ह परिपाटी का अगर नियम आप रख देंगे, चिन्ह परिपाटी का पद अगर आप रख देंगे, नियम कह रहे हैं,
चिन्ह परिपाटी का अगर आप पद रख देंगे, यू भी एफ रख देंगे, आर रख देंगे, तब तो काम शेष ही बचा है कि उसको क्या करना है, हल करना है। तो इस स्टेप को बस 2 ही स्टेप में बांटेंगे। एक हो गया समरूपता में बांटेंगे, त्रिभुज समरूप हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात मिल गया, और दूसरा क्या है, चिन्ह परिपाटी से उसका मान रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से मान किसका रखेंगे, पी ए, किसका रखेंगे, पी ए। उसके बाद मान क्या है, पी सी। जगह कम है, यहाँ आप बताएंगे। तो पी ए को क्या बोलते हैं, यही ना है पी ए। तो एक्स डैश की तरफ है, वस्तु की दूरी है कि नहीं, तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से, लेकिन एक्स डैश की तरफ है तो माइनस यू। पीसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या एक्स डैश की तरफ है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब पी ए पी सी रख दिए, पी सी हो गया, अब पी ए डैश। तो पी ए डैश को हम क्या कहेंगे, ये रहा पी, ये रहा ए डैश, प्रतिबिंब की दूरी। तो हम यहाँ प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करेंगे, भी से। एक्स डैश की तरफ है तो क्या रखेंगे, माइनस। अब देखो पी ए डैश भी आ गया, तो अब बाकी क्या है, पी एफ। तो हम रखेंगे यहाँ पर पी एफ। तो पी एफ का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी, और फोकस दूरी भी एक्स डैश की तरफ है तो क्या होगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस एफ। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे ना। तो अब ये समीकरण 2 माने थे, यहाँ मान रखना है, तो समीकरण 3 लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो क्या हो जाएगा, पी ए के जगह पर अब मान रखेंगे डायरेक्ट, माइनस यू माइनस, अब देखो पी सी है तो पी सी के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस आर, और बटे में पी सी, तो पी सी के जगह पर माइनस आर, माइनस तो रखेंगे माइनस पी ए डैश, तो पी ए डैश के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस भी। डायरेक्ट मान रख रहे हैं समीकरण 3 में, बराबर है तो बराबर पी एफ के जगह पर माइनस एफ, और पी ए डैश के जगह पर माइनस भी, माइनस पी एफ के जगह पर माइनस एफ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर, और माइनस यू, माइनस माइनस प्लस भी, और माइनस आर, माइनस एफ, और प्लस एफ, और माइनस भी। होगा कि नहीं होगा। अब ये सारा मान हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया। अब बताओ एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि एफ बराबर होता है आर बाई 2, तो इसलिए आर का अगर मान रखना होगा तो क्या हो जाएगा, 2f। होगा कि नहीं होगा, बताया जाए। तो अब हम यहाँ पर इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये r माइनस यू है तो, और ये f माइनस भी है, तो होगा f माइनस भी और इंटू आर माइनस यू, और इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू भी माइनस आर। कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, f माइनस भी है तो f और माइनस भी, लेकिन r के जगह पर अब क्या लिख देंगे, 2f और माइनस u। f के जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे, सेम टू सेम, भी सेम टू सेम, लेकिन r के जगह पर 2f लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। इसको हल करना भी आसान मत समझना, बहुत सोच समझ करके हल करना है। एक स्टेप पर इसका चेंजिंग पॉइंट है, तो ये चेंजिंग पॉइंट याद होना चाहिए, तभी हल होगा, नहीं तो हल नहीं कर पाओगे। अब इसको हम हल करते हैं, और गुणा करना है, इसके बाद भाग करना है। तो क्या करेंगे, f का 2f में अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर होगा ना। f का u में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, fu। v का इसमें करेंगे तो 2vf, और माइनस माइनस प्लस vu हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया माइनस एफ भी, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, ये 2f स्क्वायर प्लस ये 2f स्क्वायर प्लस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया, तो देखना, ये हो गया माइनस एफ यू और माइनस 2v f, अब प्लस क्या है, vu, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एफ भी, और इज इक्वल टू क्या बच गया। अब ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही ना दर्पण सूत्र होता है। तो अब इस दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए अब देखो क्या करते हैं, ये vf है और ये भी vf है, तो ये तो माइनस एफ यू हो गया, और ये हो जाएगा माइनस vf। दो vf में से एक vf घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। अब इसके बाद क्या है, प्लस vu और इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब देखो, अगर ये vu इधर आ गया, भाग देंगे f vu से, तो vu कट जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, ये vu प्लस है तो vu को इधर ही रहने देंगे, और ये माइनस वाला जब RHS में जाएगा LHS से तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा fu और प्लस vf। अब यहीं पर जो है वो मेन पॉइंट है, एक और चेंजिंग पॉइंट है, और वो है कि LHS और RHS दोनों साइड को UVF से भाग देने पर
क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे भाग देने पर, u भी f से भाग देने पर। तो जब हम u भी f से भाग देंगे तो ये भी u ऐसे ही रहेगा और भाग देंगे भी u f से, ये f u ऐसे ही रहेगा, भाग देंगे भी u f से, भी f ऐसे ही रहेगा, भाग देंगे भी u f से, ये हो गया भी u f। अब देखो भी से भी गया और f से f, f से f गया और u से u, भी u से क्या कैंसिल हो गया, भी u, तो यहाँ क्या बचा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1/v, f और u दोनों कट न गया है 1/v, और यहाँ क्या बचा 1/u, तो यही ना होता है जी दर्पण सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना साबित करना था। साबित हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? फिर से एक बार बता दें, इसका चेंजिंग पॉइंट कितना दिखाई दिया, अगर छोटे छोटे पदों को जोड़ दिया जाए तो चेंजिंग पॉइंट दिखाई दिया, कुल मिलाकर के देख सकते हो। एक यहाँ पर है चेंजिंग पॉइंट कि mn बराबर ab यूज करना है, दूसरा क्या कि nf बराबर pf यूज करना है। तो ये माइनर चीजें हैं, इससे पहले वाले टॉपिक में ये सब हम किए हैं, है कि नहीं, आप लोग भी देखे थे। तो इसमें याद क्या करना है कि पहले त्रिभुजों को समरूप करना है। कौन सा त्रिभुज, तो बी ए सी और सी ए डैश बी डैश, फिर क्या एम एन एफ और एफ ए डैश बी डैश समरूप हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात निकाल देंगे। और यही प्रारंभिक पद है, जैसे ही अगर बराबर आ जाता है तो अब ये दोनों समीकरण से दोनों के मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे तो इसके पश्चात क्या करेंगे, तो भी यू एफ का डायरेक्ट अब मान रखेंगे चिन्ह परिपाटी से। x डैश की तरफ है तो माइनस, अगर x की तरफ होता तो प्लस, तो सारा मान माइनस में रखे और इसके बाद इसको क्या कर दिए, हल कर दिए। लेकिन हल करने के क्रम में यहाँ पर एक जगह r आ रहा है और हमें संबंध चाहिए u v और f में, तो r का कोई काम है नहीं है, तो उसको किस में बदल देंगे, f में। चूंकि f बराबर r/2 साबित कर चुके हैं पिछले क्लास में, तो r बराबर 2f, जहां जहां r है वहां वहां क्या रख दिए 2f, गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दिए। अब मामला फंसता है यहाँ पर आकर के कि भी यू बराबर एफ यू और प्लस भी एफ, तो अब बस ये याद रखना है कि अंतिम में क्या कर देना है, भी यू एफ से भाग कर देना है। और जैसे ही भी यू एफ से भाग करोगे तो भी यू कट जाएगा तो 1/f, अब यहाँ यू एफ कट जाएगा तो 1/v, भी एफ कट जाएगा तो 1/u, साबित हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत, समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए, इसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए।